अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले आपको ये खबर दे रहे हैं कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा 5 रोज़ा एशियाई दौरे पर हैं और जैसा कि आप जानते हैं साबिक़ जापानी वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद वो जनूबी कोरिया पहुँची हैं। जनूबी कोरिया उनका जाना बहुत ही एक अहम विज़िट है। ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ जनूबी और शिमाली कोरिया को अलग करने वाले जो गैर फ़ौजी ज़ोन है उसका दौरा किया है और जनूबी कोरिया की सलामती के लिए वाशिंगटन के अज़्म का इज़हार भी किया है। उनका जो दौरा है ये इससे एक रोज़ पहले शिमाली कोरिया ने मशरक़ी पानियों में हम जानते हैं कि 2 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जबकि अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान पीर को शुरू होने वाली जो बहरी जहाज़ों की जंगी मशक़ें हैं उससे पहले भी शिमाली कोरिया ने एक मिसाइल का तजुर्बा किया था। शिमाली कोरिया के हालिया मिसाइल हमलों को अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान होने वाली मशक़ों और अमरीकी नायब सदर के दौरे के मुमकिन रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा जा रहा है। ये सारी बातें जो हैं ये सामने आ रही हैं। रवा बरस हमने देखा कि शिमाली कोरिया की जानिब से गैर मामूली तादाद में मिसाइल तजुर्बात किए जाने के बाद अमरीका और जनूबी कोरिया ने कहा था कि वे शिमाली कोरिया को बाज रखने के लिए मुश्तरका मशकों और फ़ौजी ताकत के मुजाहरे को फ़रोग देंगे। इस वक्त माहिरीन ने इन खदशात का इजहार भी किया है कि शिमाली कोरिया जल्द जौहरी तजुर्बा कर सकता है। ऐसे में इन फ़ौजी मशकों और कमला हैरिस के दौरे की अहमियत कितनी बढ़ जाती है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट भी और मेरे साथ मेरे गेस्ट भी मौजूद होंगे जिनसे हम उनका तज्जिया जानेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस जनूबी कोरिया के दौरे पर साबिक़ जापानी वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद अमरीकी नायब सदर जनूबी कोरिया के शहर सियोल पहुंची, जहां उन्होंने मुल्क के सदर योन सुक येओल से उनके दफ्तर में मुलाकात की और शिमाली कोरिया की जानिब से जंग का आगाज़ करने की सूरत में अपनी फौजी सलाहियतों के साथ जनूबी कोरिया के दिफा के लिए अमरीकी अज़्म का इयादा किया। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने दोनों कोरियाई ममालिक को अलग करने वाले गैर फौजी जोन का दौरा भी किया, वहां तैनात फौजियों से मुलाकातें की और अमरीकी रहनुमाओं से ऑपरेशनल ब्रीफिंग भी हासिल की। इस मौके पर अमरीकी नायब सदर ने शिमाली कोरिया की मिसाइल तजर्बात को इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हुए कहा कि शिमाली कोरिया का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम करना है। अमरीका और जनूबी कोरिया शिमाली कोरिया की मुकम्मल जौहरी तख्फीफ के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब मई में जनूबी कोरिया के सदर का ओहदा संभालने वाले सदर योन सुक येओल ने अमरीकी नायब सदर के दौरे को ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक और अहम मोड़ करार दिया है। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के जनूबी कोरिया के दौरे से एक दिन कबल शिमाली कोरिया ने दारुल हुकूमत पर 2 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बयान में बताया कि शिमाली कोरिया ने मशरक़ी समंदर में नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी नायब सदर का दौरा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब अमरीका और जनूबी कोरिया के बहरी जहाज़ों के दरमियान जंगी मशक़ें भी की गई हैं। 4 रोज़ा मशक़ों को गुज़िश्ता 5 सालों के दरमियान इस नौइयत की पहली मशक़ें करार दिया गया है। शिमाली कोरिया के हालिया मिसाइल हमलों को अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान होने वाली मशक़ों और कमला हैरिस के दौरे के मुमकिन रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा जा रहा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कोरिया ने रवां साल मिसाइलों के रिकॉर्ड तजर्बात किए हैं। जनूबी कोरिया और अमरीकी इत्तेहाद ने प्योंगयांग के बढ़ते खतरात के पेश नज़र मौसम गर्मा में मुश्तरका फौजी मशक़ें बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने धमकी दी थी कि वो अमरीका और जनूबी कोरिया के साथ मुमकिन फौजी तनाज़ात में अपने जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। सितंबर के आगाज़ में शिमाली कोरिया ने एक नया कानून भी मंजूर किया था, जिसमें बाज़ हालात में जौहरी हथियारों के हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तौर पर इस्तेमाल का इख्तियार दिया गया है। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जो मुसलसल बढ़ते हुए जारहाना जौहरी नज़रिए को ज़ाहिर करती है। माहिरीन इन खदशात का भी इजहार कर चुके हैं कि जल्द शिमाली कोरिया सन 2017 के बाद पहली बार जौहरी तजर्बा कर सकता है। शिमाली कोरिया के बढ़ते खतरे के बायस अमरीकी इत्तेहादी जापान, अमरीका और जनूबी कोरिया ने 30 सितंबर से एक और मुश्तरका बहरी जंगी मशकों का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि शिमाली कोरिया का इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। बिल्कुल जी, क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है ये हमें देखना होगा, लेकिन इस वक्त माहिरीन इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं यही जानने के लिए हमने राबिता किया है हुमायूं खान साहब से। माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा हुमायूं साहब, पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि अब हमें ये दोनों ममालिक के दरमियान महाज एक बड़े अरसे से चला आ रहा है, चाहे जिस सतह पर भी है, इसमें एकदम से इतनी तेज़ी क्यों दिखाई देने लगी है? एक तरफ मशकें हो रही हैं, फिर अमरीकी नायब सदर जो हैं यहाँ पर विजिट कर रही हैं, बड़े बड़े बयानात दे रही हैं, उधर शुमाली कोरिया की जानिब से भी अब ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो एक बड़ा तजुर्बा जो है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कर सकता है। तो चल क्या रहा है हुमायूं साहब यहाँ पर? देखें, इस वक्त दुनिया बहुत ही जो है गंभीर मामलात में घिरी हुई है, जिसमें रशिया और यूक्रेन के मामलात थे, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का जो असरात सारी दुनिया में आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और उससे पहले जो हमने देखा अमेरिका और चाइना का, जो आप कई प्रोग्राम्स में भी हम इसके ऊपर जिक्र कर चुके हैं, जो कशीदगी उनके साथ बड़े अरसे से बढ़ रही थी, वो नैंसी पेलोसी साहिबा ने विज़िट किया और वो कशीदगी और बढ़ रही। तो ये जो खिता है ईस्ट एशिया का, इसमें चाइना एक बहुत बड़ा अहम रुकन है। और इस वक्त अगर आप नॉर्थ कोरिया के जो हैं एलाइज देखें, तो उसमें उस पूरे इलाके में सिर्फ एक चाइना ही ऐसा है जो चाहता है कि यहाँ पे कशीदगी ना बढ़े, हालात बदस्तूर रहें, गुफ्तगू के ज़रिए ये मामलात बढ़ें। अब हम जब अमेरिका की पॉलिसी देखते हैं, तो उसने जो प्रेसिडेंट बाइडन है, उन्होंने दोबारा अपना जो शिफ्ट है वो एशिया पैसिफिक की तरफ कर दिया है। अभी पिछले महीने ही फरवरी में ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का जो है उन्होंने दोबारा जो है उसका इजहार किया 2022 में। हम इस एरिया को एशिया पैसिफिक कहते हैं, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो पिछले कुछ चंद सालों से इसको इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया। वो उसका मकसद क्या था यहाँ पे कि खित्ते में एक तरह से किसी तरह बढ़ती हुई जो चीन की ताकत है उसको कम किया जाए, और दूसरा जो चीन के एलाइज हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए, और उसके साथ साथ इस किस्म के एलाइज बनाए जाएं जो कि उसमें उसका हेल्प करें। इसलिए इंडिया को एक बहुत बड़ा रोल दिया गया एशिया पैसिफिक के अंदर, और उसके बाद अब साउथ कोरिया, जापान और ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ मिलके अमेरिका की ये कोशिश है। और हम उसने कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी बनाए हैं, जिसमें ऑकस के नाम से एक बड़ा सिक्योरिटी का मैकेनिज्म बनाया, क्वाड के नाम से, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है और उसकी मुख्तलिफ मीटिंग हो सकें। तो ये जो आप आज कल में देखनी है, जो बढ़ती हुई कशीदगी है, ये जब उन्होंने जंगी मशकें की तो जो नॉर्थ कोरिया है वो उसको जो है प्रोवोकेटिव जो है वो फीलिंग हुई, और उन्होंने उसका अपना जो है एक इजहार किया। अब वो इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं कि उसका जो प्रोपोर्शनल था वो ज़्यादा था और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है तो उन्होंने जो है वो इस किस्म का मिसाइल दागे। और उसके बाद हमने जो दुनिया की बदलती सूरत हाल है उसमें ये भी देखा कि एक ऐसा मुल्क जिसने जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर चुका है, तो उस पे जो जंग के खतरात हैं या उस पे जो हमला करने की कैपेसिटी है उसके दुश्मनों की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कोलैटरल डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है। तो उसमें हमने देखा कि इराक के ऊपर भी मुख्तलिफ जो है हमले हुए, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। ईरान के ऊपर भी इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जा रही है कि वो शायद न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के करीब हो। तो ये उसी तनाजुर में जो है ना कोल्ड वॉर को दोबारा वापस जो है हॉट वॉर की तरफ जो है लेके जाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साउथ कोरिया का जो है दौरा किया। अच्छा ठीक है, ये जो हॉट वॉर में इसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कोल्ड वॉर को, आपको नहीं लगता कि इसमें अमेरिका जो है वो कुछ ज़्यादा ही हमें आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव इसका रवैया है? क्योंकि अमेरिकी नायब सदर जो हैं कैमला हैरिस, उन्होंने कहा यह है कि शुमाली कोरिया एक सफाकाना आमरीत, गैर कानूनी हथियारों के प्रोग्राम और इंसानी हुकूक की ज़बरदस्त खिलाफ वर्जियों वाला मुल्क बन चुका है। क्या कहेंगे हुमायूं साहब, इस तरह के जो सख्त अल्फाज हैं उसमें तनकीद करना और इतने गैर मामूली अंदाज में करना, इससे तो हम जानते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्या वजह क्या है इतनी सख्त ज़बान के पीछे, जबकि हम जानते हैं कि रूस के साथ अमेरिकी ताल्लुकात ख़राब हैं, चीन के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हैं, अब यहाँ भी सख्त ज़बान। अब आपको नहीं लगता कि अमेरिकी पॉलिसी जो है उसमें कहीं ना कहीं में बहुत सारी सख्ती अब दिखाई दे रही है कि बढ़ती चली जा रही है मुख्तलिफ ममालिक के साथ? जी, उसमें जो अल्फाज का चुनाव है वो बेसिकली नॉर्थ कोरिया के बारे में शुरू से ही इस किस्म के रवैये रहे हैं और इस किस्म की गुफ्तगू होती रही है, और उसको उसके मुख्तलिफ जो उसके एक्ट से उसको कंडेम किया जाता रहा। इस वक्त चूँकि डेमोक्रेट्स दोबारा अपना जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है जिसमें सेनेट की भी कुछ सीटें 33 या 40 के करीब होंगी, उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द एरिया या रीजन जो है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि डेमोक्रेटिक जो नॉमिनीज हैं, डेलीगेशंस हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों में अपने एलाइज के पास जाके इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। इसका नुकसान क्या हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन रजीम जो है वो किसी जो प्रोवोकेशन है अमेरिका की तरफ से या उसके एलाइज की तरफ से,
اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ بھی اس کا رپلائی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ڈپلومیسی کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور جو ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس امریکہ نے آلریڈی ساؤتھ کوریا کو پرووائڈ کی ہوئی ہے وہ کافی ہے اس چیز کے لیے کہ یہ حالات وہاں پہ خراب نہ ہوں. لیکن اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ اس شدید قسم کے بیانات دے گی تو اس سے جو ہے میرا خیال ہے کہ حالات بہتری کی طرف نہیں, حالات خرابی کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہیں. گو کہ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بتا رہے ہیں اور اپنے الائز کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ جنوبی کوریا یہ کہہ رہا ہے کہ شمالی کوریا نے جوہری تجربے کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے, اور ظاہر ہے کہ 2017 کے بعد ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا پہلا جوہری تجربہ ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ امریکی اتحاد کے ساتھ جنگی مشقیں بھی اس کی بڑھ چکی ہیں. جاپان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ کل سے امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ یہ جو بحری مشقیں اس میں حصہ لے رہا ہوگا. تو یہ ہر طرف سے طاقت کا استعمال کرنے کی اور ہر طرف سے دھمکیاں دینے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے شمالی کوریا کو؟ کیوں یہ کوشش نہیں کی جا رہی ہے ہمایوں صاحب کہ کوئی مذاکرات کر لیے جائیں, ٹیبل ٹاک کے ذریعے کوئی راہ نکال لی جائے؟ جی, اس کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ 2018 میں پریزیڈنٹ جو اس وقت کے موجودہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اور ان کی جو ہے کم جونگ ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی سنگاپور میں, اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ اتنے ہائیسٹ لیول پہ انٹریکشن ہوا, اور شاید بات جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پے در پے مختلف جو ہے بلز پاس کیے گئے جس میں یہ بتایا گیا کہ اس کا ڈی ملٹرائز ایریا کو کرنے کا کوئی ان کا نہیں ہے. آلدو کہ جو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ہے, اگر آپ کو یاد ہو یہ 1950 میں جو کورین وار سٹارٹ ہوئی تھی جس میں بہت حد تک امریکہ بھی شامل ہوا تھا, اور 1953 میں ایک جو پیس ٹریٹی تو نہیں تھی لیکن ایک جنگ بندی ہوئی, اور جس کی وجہ سے یہ اس وقت سے یہ ڈی ملٹرائز زون بنا. تو یہ دونوں ممالک آپس میں کوشش کر کے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے یا یونیفیکیشن کی طرف جانے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن دونوں ممالک کی کیونکہ حکومتیں بہت فرق ہیں, ایک میں ڈیموکریسی ہے, دوسرے میں ایک اسٹرانگ مین بڑے عرصے سے پہلے ان کے والد تھے اور آپ یہ آ گئے. تو یہ جو جنگ کا جو سما ہے اس میں فائدہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کوشش یہی کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے اگر جو نارتھ کوریا ہے وہ پروووکیٹو قسم کی حرکتیں دوبارہ کرے تو کسی طرح بائی فورس اس کو کیا جائے, اور یہ ایک سب سے بڑی غلطی ہوگی کیونکہ ایک آلریڈی نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے جس نے 6 یا 7 دھماکے کر لیے اور اب 8واں یا 7واں کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ گفتگو کا ذریعہ کسی طرح کیا جائے, چائنا اس میں بہت بڑا اچھا رول ادا کر سکتا ہے. باقی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, اگر ایران کے ساتھ 6 پارٹی ٹاکس ہو سکتی ہیں تو نارتھ کوریا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن نارتھ کوریا کی بھی بہت سی شرائط ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے یو ایس کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن ہمایوں صاحب ہم تک تو یہ بھی چیزیں پہنچ رہی ہیں, کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ چائنا کو تو اس کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے الٹا, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو جنوبی کوریائی خطہ ہے اس میں اس وقت اگر ہم بات کر لیں تو 28,000 سے زائد امریکی ٹروپس آلریڈی موجود ہیں, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کو جو تائیوان کا بحران ہے اس کے اندر گھسیٹ سکتا ہے. چین کو آپ جانتے ہیں آلریڈی خطے میں امریکہ کی بڑھتی مداخلت پر تشویش ہے. ایک بار پھر سے چین نے کہا ہے کہ امریکہ کو ون چائنا پالیسی پر واپس آنے کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کو یہ بیان کیوں دینا پڑا ہے, اور کیا واقعتاً امریکہ جو ہے تائیوان کے معاملے پر ان ممالک کی سرزمین کو استعمال کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ امریکہ کے 2 بڑے الائز ہیں, جاپان اور جو ہے ساؤتھ کوریا اس وقت جو چائنا کے امیڈیٹ ویسینٹی میں ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ آسٹریلیا کے ساتھ بھی اس کا جو ہے ایک ڈیفنس میکنزم کے اندر ہے. تو یہ جو وہ 2 ممالک ہیں جس میں امریکی فوجی بھی ہیں اور امریکی فوجی اڈے بھی ہیں, اور ان کی ایک بڑی اچھی تعداد ہے وہاں پہ فوجیوں کی, اور پھر ان کا آپس میں ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے. تو اس ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ان ممالک کو تائیوان اسٹریٹ کا جو کرائسس ہے جو کہ اس نے ہی سٹارٹ کیا ہے اور اسی کو ہی کمپلیکس کرتا جا رہا ہے, گھسیٹنے کی پوزیشن میں رکھتا ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ چائنیز ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے, ان کے فارن آفس کی طرف سے 12 یہ بیان آ رہے ہیں کہ اس خطے کو جو ہے جنگ کی صورت یا جنگ کی طرف مت دھکیلا جائے, کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یا جو ایسٹ ایشیا کا پورا ریجن ہے اس میں چائنا ایک بہت بڑا پیسیفائر کا رول بھی ادا کر رہا ہے, جس میں معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہتا. اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس کا آسیان کے ساتھ ایک بہت بڑا ریلیشن شپ ہے, وہ اکانومی کو اور ٹریڈ کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ کا بالکل تجزیہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ان 2 ممالک کو استعمال کر کے ایک تو چائنا کی پروگرس روکنا چاہ رہا ہے, پھر دوسرا کہ چائنا کے جو الائز ہیں اس ریجن میں ان کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنا فیصلہ اس طرح کریں, چوز کریں اپنی سائٹس کو. اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جب یہ ایک عراق افغانستان کی جنگ شروع ہونے سے پہلے
تو مختلف قسم کے جو ان کی لیڈرشپ کے بیانات آتے تھے اپنے ایلائز کو یا دوستوں کو کہ either you are with us or against us. تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو آپ ہمارے اگینسٹ ہوں گے. تو وہ امریکہ وہ موقع نہیں دینا چاہ رہا لوگوں کو کہ وہ انڈیپینڈنٹلی چوز کریں ملکوں کو کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اللہ کرے کہ ان کے الیکشن کا جو ہے وہ نومبر میں جلدی سے اس کا کوئی نتیجہ ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ ان کے ہاؤس کے اندر کوئی ڈویژن یا چینجز آتی ہیں تو ان کی پالیسیز کے اندر بھی کوئی چینجز آئیں. یہ تھوڑا سا شمالی کوریا کے حوالے سے بھی میرے خیال میں ہم بات کر لیتے ہیں. اب اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، امریکہ کس طرح سے جنوبی کوریا کا ساتھ دے رہا ہے، اس پر تو ہم نے بات کر لی. شمالی کوریا یہ ساری چیزیں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ شمالی کوریا صرف اور صرف پریشرائز کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کو کہ وہ معاملات کو جوہری اس کا تجربے کا کہہ کے اس نہج تک لے جائے کہ امریکہ پھر جب ٹیبل ٹاک پر آئے تو اس کے مطالبات کو بآسانی تسلیم کر لے. کیا یہ ساری چیز صرف ایک تھریٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے یا واقعتاً شمالی کوریا ایسا کوئی تجربہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہمایوں صاحب دیکھیں، جو شمالی کوریا ہے وہ کسی بھی جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کا حصہ نہیں ہے، نہ وہ NPT کا حصہ ہے، نہ وہ CTBT کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی اس کا حصہ ہے. تو وہ تو جو ہے اپنے ڈیفنس میں، اور ابھی جس طرح رپورٹ میں بھی آپ نے کہا کہ پچھلے مہینے انہوں نے قانون بھی جو ہے اپنا پاس کر لیا کہ اگر ہمارے ملک کے اوپر تھریٹ کیا گیا تو ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنے کا بھی رکھتے ہیں. اور یہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پری ایمپشن کا جو قانون ہے اس کو سب سے زیادہ امریکہ نے استعمال کیا مختلف جگہوں پہ، اگر ان کی زندگی کو یا ان کے وے آف لائف کو تھریٹ کرنے کی کوئی بھی چیز، اور اس کا ابھی صرف ان کے پاس پتہ نہیں ثبوت ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے بہت سے ملکوں پہ چڑھ دوڑے. تو نارتھ کوریا جو ہے، یہ شمالی کوریا، وہ بھی اسی فیصلے کو استعمال کرتے ہوئے پری ایمپشن کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. اب یہ بالکل ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے نیگوسیشن کے اندر، اور دوسرا اس کا ایک رائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھریٹ نہ کیا جائے. اگر کیا جائے گا اور کسی طرح ہمیں یہ لگے کہ آپ ہمارے ملک پہ کوئی چڑھ دوڑنے کی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ ایک پریشرائزنگ ٹیکٹکس بھی ہے. اچھا ہمایوں صاحب ایک اور چیز فرما دیجیے گا، یوکرین کے اندر امریکہ الجھا ہوا ہے، کس طرح سے الجھا ہوا ہے یہ سبھی کے سامنے ہے. معاملہ اتنی طوالت اختیار کر گیا جتنا سوچا نہیں گیا تھا. گو کہ ترکی نے یہ کہہ دیا ہے کہ رشیا نکلنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو امریکہ کے لیے کتنا پاسبل ہوگا کہ آلریڈی جب وہ ایک جنگ کے اندر کودا ہوا ہے اور اس بری طرح سے اس میں انوالو ہوا پڑا ہے، تو وہ کسی دوسری جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے، اس میں داخل ہونے کی سخت رکھتا ہے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے بیچ اگر معاملہ بگڑتا ہے؟ دیکھیں، اس جو رشیا اور یوکرین کا بھی معاملہ ہے وہ بڑا کمپلیکس ہو چکا ہے، اور اس میں بھی مختلف جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس نتیجے پہ بھی پہنچے ہیں کہ بے شک کہ شاید جو ہے یہ معاملات گفتگو کے ذریعے حل ہونے چاہیے تھے، اور اس کا جو سٹارٹ ہونے کا موجب ہے اس میں بھی مختلف آرگومنٹس دیے گئے ہیں. لیکن US اس میں نہ تو US نے وہاں پہ اپنے ٹروپس بھیجے، نہ US نے جو ہے وہ صرف ایک مٹیریل سپورٹ کے ذریعے جو ہے ان کی ہیلپ کر رہا ہے. اور اس سے ہم نے یہی دیکھا کہ مسائل سب سے زیادہ یورپ کو جو ہے وہ بڑے ہیں. وہاں پہ جو نیٹو کی ایکسپینشن کا معاملہ تھا جس کے اوپر رشین پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو انہوں نے اپنا ایک لیا تھا سٹیٹس، وہ ان کے الٹا گیا، اور یہ وار جو ہے شاید چند دنوں میں ہونی تھی وہ اب 6-7 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ USA بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اپنے ایلائز جو ہیں اس نے یورپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے اور نیٹو کا حصہ رہیں گے اور نیٹو کے ممالک بڑھتے رہیں گے تو تب جو ہے آپ کی سیفٹی ہے. اور اس سائڈ پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا پیسیفک کے اندر وہ اپنے ایلائز بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوبارہ فوکس اس کا ایشیا پیسیفک کی طرف اس لیے آ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو چائنا کی پروگرس بڑے عرصے سے تیزی کی طرف جا رہی تھی اس کو کسی طرح روکا جائے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے اس کا فائدہ بھی وہ اٹھا رہا ہے اور اس کا نقصان دنیا کو ہو رہا ہے کہ بہت سے ممالک کو ہم نے دیکھا کہ فوڈ سیکیورٹی کی طرف جو ہے وہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. پھر انفلیشن پوری دنیا میں بہت تیزی سے بڑھی، آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بڑی انسٹیبل ہو گئیں، لیکن اس کا نقصان جو گلوبل ساؤتھ ہے یا جو غریب ممالک ہیں ان کو زیادہ ہو رہا ہے. اتنا شاید امریکہ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہوا جتنا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کو ہو رہا ہے. پر منڈلا رہا ہے اس وقت. ہمایوں صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ دیگر ممالک کو بہت زیادہ اٹھانا پڑ رہے ہیں. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم ٹاپک پر آج بات کر رہے تھے. ہمایوں خان صاحب کا تجزیہ آپ نے جانا پروگرام میں اور خبریں میں، اور خاص طور پر پاکستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے سے عالمی بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے ایک بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے.
اپنے عطیات دل کھول کر وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں. فریاد سنیں، ہمدرد بنیں. ویلکم بیک جی. پروگرام میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ ہم ایک عالمی بینک کی رپورٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عالمی بینک نے جاری کی ہے پاکستان میں حالیہ شدید سیلاب سے متعلق. اور اس رپورٹ کے مطابق ملک میں 24,000 اسکول جو ہیں وہ تباہ یا متاثر ہو چکے ہیں. تعلیمی اداروں کی بات کریں تو یہاں ان کے متاثر ہونے سے 35 لاکھ طلبہ و طالبات کا تعلیمی سفر جو ہے وہ رک چکا ہے، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس رپورٹ میں ناظرین بتایا یہ بھی گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی نظام کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی شدت کووڈ کے دوران جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کے باعث اسکولوں کی بندش سے ہونے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. ورلڈ بینک نے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی نظام کی بحالی، تعمیر اور آہ نو کے لیے مربوط کوششوں، وسائل کی فراہمی اور مہارت سے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے. عالمی بینک نے اپنی اس رپورٹ میں حالیہ سیلاب سے متعلق مزید کیا انکشافات کیے ہیں، ایشیائی ترقیاتی بینک نے کن امور میں معاونت کی یقین دہانیاں کرائی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے ایک پیکج کے اندر شامل کی ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں. پاکستان میں حالیہ سیلاب سے 24,000 اسکول تباہ یا متاثر ہو چکی ہیں، جس سے 35 لاکھ طلبہ و طالبات کا تعلیمی سفر رک گیا ہے. عالمی بینک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی نظام کو جو نقصان ہوا ہے اس کی شدت کووڈ کے دوران لاک ڈاؤن کے باعث اسکولوں کی بندش سے ہونے والے نقصان سے زیادہ ہو سکتی ہے. رپورٹ میں ضلع ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ ہائی اسکول احمدانی کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جو سن 1916 میں تعمیر کیا گیا. اس نے کئی نسلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا. یہ اسکول مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اب وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنا ممکن نہیں. سندھ میں 39% پرائمری اور سیکنڈری اسکولز کو سیلاب سے نقصان ہوا ہے. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اکثر متاثرہ علاقوں میں سیلاب سے بچنے والی اسکولوں کی عمارتیں عارضی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ حالیہ تباہ کن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی نظام کی بحالی، تعمیر اور احیاء نو کے لیے مربوط کوششوں، وسائل کی فراہمی اور مہارت سے اقدامات کی ضرورت ہے. رپورٹ میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اسکولز اور تعلیمی نظام کو پائیدار بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے. دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک کے کثیر الجہتی شراکت داروں کا 55واں سالانہ اجلاس ہوا. سردار ایاز صادق پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ وفد میں سیکرٹری اقتصادی امور کاظم نیاز، ایشیائی ترقیاتی بینک میں پاکستان کے نمائندہ اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نور احمد اور وزارت اقتصادی امور کے سینئر افسران شامل ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک گروپ کے صدر ماساتوگو اساکاوا کے ساتھ ملاقات میں گروپ کے صدر نے پاکستان میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. انہوں نے وفاقی وزیر اور پاکستانی وفد کو امداد، ریسکیو اور تعمیر نو بحالی کی سرگرمیوں میں بینک کی مکمل معاونت کا یقین دلایا. ایشیائی ترقیاتی بینک گروپ کے صدر نے پاکستان میں بالخصوص بجلی، گورننس اور مالیاتی شعبہ جات میں اصلاحات کے لیے کوششوں کو بھی سراہا. انہوں نے کہا اس سے پاکستان کو اپنی نمو کی استعداد سے بھرپور استفادہ کرنے اور سیلاب کے بعد جلد بحالی کا موقع ملے گا. وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے پاکستان کے لیے مسلسل امداد اور معاونت پر ایشیائی ترقیاتی بینک کا شکریہ ادا کیا. یقین بھی دلایا کہ موجودہ حکومت معیشت اور گورننس کے کلیدی شعبوں میں اصلاحات کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے. سردار ایاز صادق نے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے گروپ کے صدر کو حالیہ سیلاب کے تباہ کن اثرات کو دیکھنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی. پاکستانی وفد نے بینک کے نائب صدر آپریشنز وین شاکسین چن اور بینک کے وسطی اور مغربی ایشیا کے لیے ڈائریکٹر جنرل ایوجین زوکوف سے بھی ملاقات کی. بینک کے نائب نے بتایا کہ ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک اس سہولت کے تحت اضافی $50 کروڑ کی فراہمی میں پرعزم ہے. پاکستانی وفد نے ADB کے ایگزیکٹو بورڈ کے اراکین کے ساتھ گول میز اجلاس کا اہتمام بھی کیا، جس میں 40 سے زائد ممالک کی نمائندگی کرنے والے 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے شرکت کی. بورڈ کے ممبران نے پاکستانی عوام کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے تعمیر نو کی کوششوں اور پاکستان میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے اقدامات میں اضافے کا یقین دلایا.
नाज़रीन, सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसका जो असल सबब है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कुछ और ममालिक के अंदर ज़लज़ले हों, सैलाब हों, ग्लेशियर्स का जल्दी से पिघलना हो, बारिशों का ना होना हो, खुश्कसाली हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी असल वजह जो है वो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ही पाकिस्तान जो है उसको इतना ज़्यादा नुकसान और इतना ज़्यादा खमियाजा इनका भुगतना पड़ रहा है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक नई तहकीक जो है वो भी सामने आई है, और इस नई तहकीक में इंकशाफ ये किया गया है कि दुनिया की दीगर खित्तों के निस्बत एशिया के जो साहिल हैं वो तेज़ी से ज़ेर आब आ रहे हैं। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है जिसकी जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के दीगर मकामात की निस्बत जनूबी एशिया और जनूबी मशरकी एशिया के जो साहिली शहर हैं उनको डूबने का सबसे ज़्यादा खतरा है। समंदर की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसी इजाफे की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियों को खतरात का सामना है। नाज़रीन, इस तहकीक के मुताबिक दुनिया के 48 साली शहरों में जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरात लाहिक हैं उनमें सर फहरिस्त 5 शहरों का ताल्लुक एशिया से है। ये कौन कौन से शहर हैं और क्या इसमें कोई पाकिस्तानी शहर भी शामिल है, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के दीगर खित्तों की निस्बत एशिया के साहिली शहर तेजी से ज़ेरे आब आ रहे हैं। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया के दीगर मकामात की निस्बत जनूबी एशिया और जनूब मशरक एशिया के साहिली शहर ज्यादा तेजी से ज़ेरे आब आ रहे हैं। तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में तेजी से होने वाली आबादकारी के सबब ज़ेरे जमीन पानी की बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से शहरों को तेजी से जमीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो समुंदर में होने वाले इजाफे के सबब पहले ही कम हो रही है। इस खतरे का इजहार भी किया गया है कि समुंदर की सतह में मुसलसल होने वाले इजाफे से लाखों लोगों की जिंदगी भी खतरे में है। तहकीक के मुताबिक दुनिया के 48 साहिली शहरों की लिस्ट में सबसे ज्यादा तेजी से ज़ेरे आब आने के खतरात में वियतनाम का सबसे गुंजान आबाद और तिजारती शहर हो ची मिन्ह पहले नंबर पर है, जो कि 16.2 की औसत से सालाना समुंदर में डूब रहा है। समंदर के पानी में तेजी से डूबने वाले साहिली शहरों की फहरिस्त के मुताबिक बांग्लादेश का शहर चिट्टागांग दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत का मगरबी शहर अहमदाबाद, इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता और म्यांमार का तिजारती शहर यंगून भी इस फहरिस्त में शामिल है, जो कि हालिया बरसों में 20 मिलीमीटर तक सालाना डूब रहे हैं। नई सदी के आगाज से ही दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के बड़े चैलेंज का भी सामना है, जिससे हर खित्ता मुतासिर हो रहा है। लेकिन मुहक्किकीन के मुताबिक डूबते शहर खुद आबो हवा की तब्दीली का नतीजा नहीं है। तहकीक इस बात का तयन करेगी कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से समुंदर की सतह में कैसे इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल हुकूमती पैनल ने खबरदार किया है कि ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज में तेजी से कमी के बावजूद रवां सदी के आखिर तक समुंदर की सतह 60 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी। पैनल का कहना है कि 2050 तक 1 अरब से ज्यादा लोग सतह समुंदर में होने वाले इजाफे से खतरात में दोचार होंगे। न सिर्फ एशियाई साहिल मुश्किलात से दोचार हैं, बल्कि गुज़िश्ता साल एक तजियाती रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया था कि दुनिया भर में माहौलियाती खतरात के सबसे ज्यादा शिकार 100 शहरों में 99 बराज़म एशिया में है, जिसके नताज बराज़म एशिया की आवाम शदीद गर्मी, इंतहाई आलूदा माहौल, कुदरती आफात और दीगर माहौलियाती नुकसानात की सूरत में देख रही है। रवां बरस एशियाई खित्ते में रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई ममालिक में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान भी इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है, जो कि आलमी हिद्दत का नतीजा है। माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आलमी ताकतें जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करती हैं, वो पाकिस्तान समेत दुनिया के कार्बन असरात में निहायत कम हिस्सा डालने वाले ममालिक की तलाफी करें। और नाज़रीन, अभी हमारे पास एक अहम खबर है यमन तनाज़े को लेकर। खबर यह है कि सऊदी अरब ने यमन में सियासी हल के लिए यमनी लीडरशिप काउंसिल के जो इक़दाम हैं उनकी हिमायत कर दी है। यमन की सदारती क़यादत काउंसिल के चेयरमैन हैं रशाद अल अलीमी। उन्होंने खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है और इसमें सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम यमनी सदारती क़यादत के चेयरमैन तक पहुँचाया। दूसरी जानिब यमन में इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने इंकशाफ ये किया है नाज़रीन कि हौसी मलेशिया ने दिसंबर 2017 से अब तक 1781 यमनी ख़वातीन को अगवा किया है। ह्यूमन लीग फॉर राइट्स एंड दी विमेन फॉर पीस कोलिशन इन यमन ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि ख़वातीन की गिरफ्तारियां किसी कानूनी तरीक़ाकार के बगैर की गई हैं।
इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या चीज़ें सामने आई हैं और ये जो सऊदी अरब ने अब यमनी लीडरशिप काउंसिल के इक़दाम की हिमायत कर दी है, इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है, यमन के हालात कितने बेहतर हो सकते हैं, मामलात कितने आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। यमन की सदारती क़यादत कौंसिल के चेयरमैन रशाद अल अलीमी ने सऊदी अरब के अपने निजी दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दिफा ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम यमनी सदारती क़यादत के चेयरमैन तक पहुँचाया। इस पैगाम में खादिमुल हरमैन शरीफैन ने जमहूरिया यमन की क़यादत और आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर यमनी क़यादत ने शहजादा खालिद बिन सलमान को वज़ीर दिफा मुकर्रर किए जाने पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। मुलाकात के दौरान सऊदी वज़ीर दिफा ने यमन में सलामती, इस्तेहकाम और अमन के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया। यमनी मैदान में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त और उनके लिए की जाने वाली कोशिशों के अलावा यमनी आवाम के लिए इंसानी और तरक्याती इमदादी कामों पर भी बातचीत की गई। सऊदी अरब की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक शहजादा खालिद बिन सलमान ने यमन और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात और दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर बात की। सऊदी वज़ीर दिफा ने इस बात पर जोर दिया कि मुमलिकत की क़यादत में कायम अरब इत्तेहाद जमहूरिया यमन की सदारती कमांड कौंसिल की हिमायत करता है। यमन में सलामती, अमन और इस्तेहकाम लाने और यमनी बहरान के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी के साथ कौंसिल के मुस्बत इक़दामात को आगे बढ़ाने में मदद फराहम करने का इंदिया भी दिया। एक तरफ यमन में सलामती के लिए कोशिशें की जा रही हैं तो वहीं इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे ह्यूमन लीग फॉर राइट्स एंड द विमेन फॉर पीस कोalition इन यमन ने इंकशाफ किया है कि हौसी मलेशिया ने दिसंबर सन 2017 से सितंबर सन 2022 के दौरान 1781 यमनी खवातीन को अगवा और गिरफ्तार किया। स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में इंसानी हुकूक की कौंसिल के 51वें इजलास के मौके पर मुनक्किदा इंसानी हुकूक के सिंपोजियम के दौरान एसोसिएशन ने इंदिया दिया कि खवातीन की गिरफ्तारियां कानून के दायरे से बाहर और किसी कानूनी तरीक़ेकार के बगैर की गई। इस सिंपोजियम में यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया की जेलों में खवातीन के साथ क्या सलूक किया जाता है और किस तरह हौसी बागी अपने मुखालिफिन पर दबाव डालने के लिए इन खवातीन को इस्तेमाल करते हैं, इस पर बात की गई, जिसमें हज्जा गवर्नरी से 74 लड़कियों की हालिया गिरफ्तारी और उन्हें नसीरिया मरकजी जेल में मुंतकली को उजागर किया गया। ये भी बताया गया कि कैद खवातीन के खिलाफ सजाए मौत की सजाएं भी बढ़ रही हैं। 6 खवातीन को सजाए मौत सुनाई गई है, जबकि खवातीन कैदियों में एक नाबालिग बच्ची भी शामिल है। सिंपोजियम ने खवातीन के खिलाफ मलेशिया के जराइम पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत पर जोर देते हुए आगाह किया कि उनके जेरे कंट्रोल इलाकों में खवातीन की गिरफ्तारी, अगवा, तशद्दुद और इस्मत दरी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तमाम गिरफ्तार खवातीन की फौरी रिहाई के लिए इक़दामात का मुतालबा भी किया गया। और प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं लातीनी अमेरिका के पसमानदा मुल्क हैटी की, जहाँ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात, इक़्तिसादी और सियासी बहरान से मुल्क में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। ये जो बात है, इसका इंकशाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जो एलची हैं हेलन लेलाइम, उन्होंने किया है। वो ये कहती हैं कि मुल्क में तशद्दुद और खुराक के इमदादी गोदामों पर हमलों के बायस शदीद ग़िज़ाई आदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो चुका है। सियासी इंतशार यहाँ बढ़ रहा है और गैंग्स के जो बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात हैं, उन्होंने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जिसके पेश नज़र यहाँ कारोबार बंद हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट बंदिश के बायस लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। हज़ारों अफराद वज़ीर आज़म एरियल हेनरी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है और इसके बाद ये सिचुएशन जो है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं विंडो में, बिगड़ती क्यों चली जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा में इस अहम मामले को लेकर क्या बहस हुई है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं रिपोर्ट के अंदर। हेटी में इक्तिसादी और सियासी बहरान के साथ साथ तशद्दुद के वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एलची हेलन लेलाइम ने सलामती कौंसिल के इजलास में इंकशाफ किया कि ग्रोही इक्तिसादी और सियासी बहरान ने हेटी में एक इंसानी तबाही को जन्म दिया है। हफ्ते से जारी तशद्दुद और खुराक के इमदादी गोदामों पर हमलों ने मुल्क में शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया है। तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र कारोबार बंद है, ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। हजारों अफराद वज़ीर आज़म एरियल हेनरी के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 11 सितंबर को हेटी की हुकूमत ने सरकारी ईंधन की सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया।
जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इससे जजीरे में बदअमनी मजीद बढ़ गई है। पोर्ट ओपनिंग समेत दीगर शहरों में मुजाहिरों और लूटमार में शिद्दत आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने सलामती कौंसिल को बताया कि अंदाजन 2000 टन खुराक की इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के फूड प्रोग्राम के मकामी गोदामों पर बार बार हमलों के बाद जाया हो गई है। इसके बावजूद अगले माह 2 लाख से ज्यादा शहरियों की मदद की जाएगी, वरना सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक महंगाई एक दहाई में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुल्क की 40% आबादी को जिंदा रहने के लिए हंगामी बुनियादों पर खुराक और इमदाद की जरूरत है। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा गिरोह हेटी के मसाइल का मरकज है। तशद्दुद में इजाफा। एक साल कबल मुल्क के साबिक सदर जोवेनियल मोइस को दारुल हुकूमत में उनकी जाती रहशगाह पर कत्ल के बाद देखा जा रहा है। साबिक सदर की मौत के बाद मुल्क में सियासी और सलामती का बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। इस दौरान कई मुसल्लह गिरोहों ने दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ाती इलाकों से बाहर भी अपने असर व रसूख में इजाफा कर लिया है। तशद्दुद से बच्चों की तालीम भी नजरअंदाज हो रही है। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 5 लाख से ज्यादा बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। गुज़श्ता साल से अब तक 19,000 से ज्यादा अफराद, जिनमें 15,000 खवातीन और बच्चे शामिल हैं, तशद्दुद से तंग आकर घर बार छोड़ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदा ने इस बात पर जोर दिया कि हेटी की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल से तशद्दुद के जिम्मेदारान अफराद के खिलाफ पाबंदियां करने पर गौर करे। हेटी में इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है, सलामती कौंसिल इक़दामात को अमली जामा पहनाए। उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि अमरीका और मैक्सिको हेटी की सूरत हाल पर जल्द करारदाद का मुसवदा पेश करेंगे और मशावरत करेंगे ताकि सलामती कौंसिल इस मसले पर कोई फैसला कर सके। रिपोर्ट आपने देखी। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।